जौनपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी जुनिया और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका भाई गोपू शहर में एक सब्जी विक्रेता था। चंदन जो भी सब्जी उगाता उसे शहर में अपने छोटे भाई गोपू के पास भेज देता था। गोपू चंदन से सस्ते दामों में सब्जियां लेकर उसे बाजार में 5 गुने दाम पर बेचता था। चंदन लाला साहब के खेतों में किराए पर खेती करता था, इसलिए हर महीने उसे फल और कुछ पैसे किराए के रूप में चुकाना होता था। एक दिन की बात है। आज महीना बीते 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। चंदन, सबने किराया दे दिया, बस तुम ही एक बचे हुए हो। अगर मुझे कुछ न मिला तो मैं अपने पैसों पर ब्याज वसूलने लगूंगा। माफ कर दीजिए लाला साहब, बस एक हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। मेरे भाई गोपू के पैसे भेजते ही मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। गोपू ने चंदन से वादा किया था कि शहर में सब्जियां बेचने पर जो भी कमाई होगी वे दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन आज 1 साल से ज्यादा हो गया, गोपू ने एक फूटी कौड़ी तक घर में नहीं भेजा। जुनिया को गोपू की नीयत पर शक होने लगा। सुनिए जी, आज 6वां महीना भी बीत गया, आपके लाडले भाई साहब कब भेजेंगे पैसे? कहीं रुपयों को देखकर उनकी आंखें तो नहीं उलट गई? जरा पता तो कीजिए। चंदन अपने भाई गोपू को फोन करता है। हेलो गोपू, मैं तुम्हारा भाई चंदन बोल रहा हूँ। हाँ चंदन भैया, बोलिए क्या बात है? वो कह रहा था कि 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक तुमने पैसे नहीं भेजे। हाँ भैया, भेज दूंगा। अभी बाजार मंदा है, मैं खुद यहाँ फाके मारकर अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। बाजार मंदा है? लेकिन पड़ोसी कलुआ तो रोज भर भर कर सब्जियां शहर ले जाकर बेचता है। अच्छा, हाँ तो वो बेच लेता होगा, मेरा तो नहीं बिकता। देखो गोपू, लाला साहब को किराया देना है, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो जल्दी से मुझे भेज दो, नहीं तो हमारा खेत हमसे छीन जाएगा। हाँ तो छीन जाने दीजिए खेत, मैंने कोई खेत का ठेका थोड़ी ले रखा है। और आइंदा मुझे फोन मत करिएगा, मैं एक फूटी कोड़ी भी नहीं भेजने वाला, ठीक है? गोपू गुस्से में फोन रख देता है। चंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि गोपू एक दिन अपने वादे से मुकर जाएगा। वे हताश निराश होकर घर लौटता है, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ खाट पर पड़ी थी और उन्हें तेज बुखार था। क्या हुआ माँ को जुनिया? बहुत तेज बुखार है और सारा शरीर ठंडा कांप रहा है माँ जी का। डॉक्टर ने मलेरिया बताया है और ये दवा लिख कर दी है, आप लेते आइए। चंदन दवा की पर्ची देखता है, उसमें ढेर सारी दवाइयों के नाम लिखे होते हैं। वे सोच में पड़ जाता है कि इतनी सारी दवाइयों के लिए वे पैसे कहाँ से जुगाड़ करे। उसके पास कोई ढंग का सामान भी तो नहीं था बेचने के लिए। अंत में वह लाला साहब के किराए के पैसे जो उसने जैसे तैसे जोड़कर इकट्ठा किए थे, उनसे दवा ले आता है। 1 हफ्ता बीत जाता है। लाला साहब चंदन के घर आते हैं। हाँ तो चंदन, लाओ मेरे पैसे, 1 हफ्ते पूरे हो गए हैं, मैं तुम्हें अपने वादे से तिल भर भी मुकरने नहीं दूंगा। हाँ, बता देता हूँ। चंदन को कुछ समझ नहीं आता कि वह लाला साहब को क्या जवाब दे। आखिरकार वह हिम्मत कर लाला साहब से किराया देने में अपनी असमर्थता जताता है। लाला साहब ये सुन गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और चंदन को अपने खेतों से निकाल देते हैं। चंदन बेरोजगार होकर दर दर की नौकरी की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। क्या हुआ जी, कुछ काम बना? नहीं भाग्यवान, कोई काम नहीं बना। तभी चंदन की पत्नी जुनिया चंदन को सलाह देती है कि उसके पास जो भी बची कुची सब्जियां हैं वे शहर जाकर उसे बेचे, ताकि वह भी गोपू की तरह ढेर सारा मुनाफा कमा सके। चंदन ऐसे ही करता है और एक टोकरी में टमाटर, लौकी, धनिया, आलू, प्याज आदि को सब्जियां लेकर शहर में जाकर बेचने लगता है।
सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां, रंगीन रंगीन सब्जियां। तभी जोरदार बारिश होने लगती है। सारी सब्जी मंडी में हाहाकार मच जाता है। लोग अपनी अपनी सब्जियां लेकर अपने घर को भागने लगते हैं। चंदन के पास कोई घर नहीं था, इसलिए वे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। धत तेरी की, इस निगोड़ी बारिश को भी अभी होना था। गरीबों के साथ सभी मजे लेते हैं, कोई तरस नहीं खाता। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सारा शहर नदी बन गया था। अन्य सब्जी वाले एक नाव किराए पर लेकर उसी में अपनी सब्जियां रखकर बेचा करते, लेकिन चंदन के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। घर से जो रोटियां वह लाया था वो भी खत्म हो चुकी थी। उसे जोरों की भूख लगी थी। आखिरकार 2 दिनों तक कहर ढाने के बाद बारिश खत्म हुई और चंदन की सब्जियों की ताजगी भी। अरे ये क्या, मेरी सारी सब्जियां तो बारिश में भीगकर बिल्कुल सड़ गई हैं। अब मैं क्या बेचूंगा? घर में जो भी सब्जियां थी सब तो उठा लाया था। अब जुनिया को क्या जवाब दूंगा? उसने कितनी उम्मीदें पाली थी मुझसे, सब सत्यानाश हो गया। चंदन को अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए सब्जी न होने पर वह अपना एकमात्र मोबाइल ही ठेले पर रखकर बेचने लगा। तभी एक लंबा चौड़ा विजय नाम का व्यक्ति चंदन की दुकान पर आता है। और भाई, ये मोबाइल कितने के दिए? जितनी इच्छा हो दे दीजिए साहब, मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अच्छा, तब तो मैं इसे जरूर लूंगा। जरा देखो तो इसमें क्या क्या फीचर हैं। विजय मोबाइल का एक एक पार्ट चेक करने लगा। तभी उसने मोबाइल के कैमरे से एक फोटो खींची। फोटो खींचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वे फोटो तुरंत प्रिंट होकर मोबाइल के पीछे से निकल जाता। वह भी इतना साफ और सुंदर जितना बड़े बड़े कैमरा भी नहीं खींच सकते थे। चंदन भी यह अजूबा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मैं पिछले कई दिनों से एक अच्छा कैमरा वाला मोबाइल खोज रहा था, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं उसके शादी के एक एक पल को अच्छे कैमरे में खींचना चाहता था। आज आखिरकार मेरी ये खोज पूरी हुई। ये लो पूरे 50,000 रुपए इस बेशकीमती जादुई मोबाइल के। ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं साहब, और भगवान को ठग कर दुनिया में कोई भी सुखी से नहीं रह सकता। ये एक साधारण मोबाइल ही है। मैंने इसे 10,000 में खरीदा था। आप मुझे केवल 3,000 रुपए ही दीजिए। विजय चंदन की ईमानदारी से बहुत खुश होता है और उसकी ईमानदारी के फलस्वरूप अपनी बेटी की शादी पार्टी के लिए उसी से बतौर कैमरामैन हायर कर लेता है और 50,000 रुपए एडवांस भी दे देता है। चंदन अपने जादुई मोबाइल से विजय की बेटी की शादी में बतौर कैमरामैन काम करता है और उन पैसों से कुछ और मोबाइल्स खरीदकर एक दुकान किराए पर ले लेता है और मोबाइल बेचने का धंधा चालू कर देता है। धीरे धीरे चंदन की ईमानदारी और मेहनत के कारण उसकी मोबाइल की दुकान चलने लगती है और वे खूब पैसे कमाता। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी अच्छी थी ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। बाय बाय, टेक केयर।